हेलो गाइस, वेलकम टू अनस्टॉपेबल आयुर्वेद यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो विषय है वो है एंडोमेट्रियल सैंपलिंग एंड कल्डोसिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जो है वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हम एंडोमेट्रियल टिश्यू को कलेक्ट करते हैं। एंडोमेट्रियल टिश्यू को कलेक्ट करने के बाद लेबोरेटरी में भेजा जाता है और उसमें हम चेक करते हैं कि जो सेल्स है वो नॉर्मल सेल्स हैं या तो फिर कैंसरस सेल्स। इसके अलावा अगर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो उसकी पैथोलॉजी डायग्नोसिस करने के लिए, यानी कि वो ओव्यूलर ब्लीडिंग है या तो फिर एनोव्यूलर ब्लीडिंग है, हार्मोनल स्टेटस चेक करने के लिए आदि डायग्नोसिस करने के लिए एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जो है की जाती है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली परफॉर्म एज एन आउटडोर प्रोसीजर, यानी कि एंडोमेट्रियल सैंपलिंग जो है वो एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है जिसमें ना ही सर्विक्स डायलेट करने की जरूरत है, ना ही पेशेंट को एनेस्थेशिया देने की जरूरत है। ये जो है वो एक रैपिड, सेफ एंड इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है। जनरली एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जिसमें से है शार्मन क्यूरेट, कार्मन कैन्यूला, वाब्रा एस्पायरेटर और पाइपिली। पिक्चर में जो हम देख रहे हैं वो है शार्मन क्यूरेट। शार्मन क्यूरेट जो है वो एक मेटल इंस्ट्रूमेंट है जो नॉन फ्लेक्सिबल है। जनरली उसका यूज जो है वो क्यूरेट पर्पज से होता है। और जो कार्बन कैन्युला है उसका जो मटेरियल है वो सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और लेटेक्स का बना हुआ होता है जिसमें से होलो ट्यूब होती है और राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जो एक सक्शन का काम करता है जिसके एंड में सिरिंज लगी हुई होती है। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो कार्बन कैन्युला है उसके एंड पोर्शन में हमने सिरिंज अटैच की हुई होती है। जो सिरिंज है वो 10 सीसी डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हैं और एस्पायरेशन मेथड से एंडोमेट्रियल टिश्यू को कलेक्ट करते हैं। कार्बन कैन्युला जैसे हमने आगे बताया कि वो लेटेक्स की बनी हुई होती है। एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए नंबर 4 कार्बन कैन्युला यूज की जाती है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर और डायमीटर 4 है। तीसरा जो है वो लो प्रेशर एस्पायरेशन डिवाइस भी यूज की जाती है जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर कर एंडोमेट्रियल टिश्यू कलेक्ट करते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो कैन्युला है उसके एंड पोर्शन में पिस्टन लगा हुआ होता है। पिस्टन को जब हम विड्रॉ करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है यूट्रस में जिसके कारण एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो कैन्युला में कलेक्ट किए जाते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के लिए पाइपल का यूज किया है। करंटली एंडोमेट्रियल सैंपलर के लिए पाइपल का यूज अभी ज्यादा हो रहा है। अब पाइपल क्या है? थिन प्लास्टिक कैन्युला, यानी कि पाइपल जो है वो थिन प्लास्टिक कैन्युला है। 2 to 4 डायमीटर उसका रहता है विथ प्लंगर विद इन। पाइपल के अंदर जो है प्लंगर लगा हुआ होता है विच इज नेगोशिएटेड विद इन द यूट्रस। ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है। जब हम प्लंगर को विड्रॉ करते हैं तो एडेक्वेट एंडोमेट्रियम जो है हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी एक सक्शन मेथड से एंडोमेट्रियल टिश्यू कलेक्शन होता है। पाइपल is the instrument of first choice of endometrial sampling. The failure rate of the procedure is less than 8%. To study the hormonal effect, material from the fundus and upper part of the body is to be taken. यानी कि जब हम जनरली एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करते हैं तो जो मटेरियल है वो फंडस के पार्ट से और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट करना होता है। However, additional diagnostic procedures such as hysteroscopy should be done when needed. अगर एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस और पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग की कंडीशन है पेशेंट में तो ऐसी कंडीशन में जनरली हम एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के अलावा एंडोमेट्रियल क्यूरेट भी हमें करना पड़ेगा या तो फिर अगर हो सके तो हिस्टेरोस्कोपी की भी जरूरत पड़ेगी। इंडिकेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल सैंपलिंग: एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, इवेल्युएशन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर और प्री कैंसरस कंडीशंस, monitoring hormone therapy, infertility investigation. In some cases, it may be used to evaluate the uterine lining receptivity to implantation, suspected uterine abnormalities, evaluation of atypical glandular cells on pap smear, follow-up of previously diagnosed endometrial hyperplasia or cancer. Now coming to the contraindication of endometrial sampling: pregnancy, acute pelvic inflammatory disease or cervical vaginal infection, because this can increase the risk of complications. Profuse bleeding or clotting disorders. This may lead to excessive bleeding during the procedure. Coming to the complications of endometrial sampling, common side effects of this procedure: cramping, which can be similar to menstrual cramps during and after the procedure. This usually subsides quickly. Spotting or bleeding.
Light spotting or bleeding is also common and typically resolves on its own. Discomfort. Some women may experience mild discomfort during the procedure. Cervical stenosis, cervical cancer, and presence of cervicovaginal discharge. Less common but more serious risks. Infection, uterine perforation. In rare cases, the instrument used for the biopsy can puncture the uterine wall, but this is not common. Excessive bleeding. While usually mild, some women may experience heavier bleeding than a normal period. Cervical tearing. The use of tenaculum, which is used to clamp or stabilize the cervix, can occasionally cause a tear. Now coming to the preparation of the procedure, consent, empty bladder and bowel. The patient lies on an examination table with their feet in straight up or similar to a pap test. Now coming to the preparation of the procedure, तो सबसे पहले हम पेशेंट की कंसल्ट लेंगे. पेशेंट को जो है ब्लैडर और बोवल एम्प्टी करने के लिए बोलेंगे. उसके बाद जैसे हम पेप टेस्ट में पोजीशन देते हैं यानी कि विथ नी फ्लेक्स्ड और लिथोटोमी पोजीशन देंगे. उसके बाद सर्विक्स और जो सराउंडिंग एरिया है वेजाइना का उसको क्लीन करेंगे. इन सम केसेस अ लोकल एनेस्थेशिया मे बी अप्लाइड टू द सर्विक्स. हालांकि इस प्रोसीजर में एनेस्थेशिया की जरूरत नहीं पड़ती. सैंपल कलेक्शन, तो कस्पोस्पेक्युलम और सीम स्पेक्युलम इंसर्ट करने के बाद जो है हम सर्विक्स स्केच करेंगे. सर्विक्स स्केच करने के बाद जो है यूट्राइन साउंड से हम सर्वाइको यूट्रस लेंथ का मेजरमेंट करेंगे. सर्वाइको यूट्राइन लेंथ चेक करने के बाद उसके हिसाब से हम जो पाइपल है उसको इंसर्ट करेंगे सर्विक्स थ्रू यूट्राइन कैविटी में. यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करने के बाद जो जेंटल सक्शन और स्क्रैपिंग मोशन में एंडोमेट्रियल टिश्यू को कलेक्ट करेंगे. देन टिश्यू सैंपल जो है उसको हम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालकर लेबोरेटरी में एनालिसिस करने के लिए भेजेंगे. पोस्ट प्रोसीजर में जैसा कि हमने आगे देखा था कॉन्सिक्वेंसेस में, पेशेंट को जो है वो माइल्ड क्रैम्पिंग जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग होता है उस टाइप की फीलिंग रहेगी. स्पॉटिंग या हल्की ब्लीडिंग महसूस होगी. तो उसके लिए पोस्ट प्रोसीजर में हम पेन मेडिकेशन का यूज कर सकते हैं. रेस्ट में बी रिकमेंडेड. The tissue sample is then sent to laboratory for microscopic examination. The results are usually available within a few days or weeks. Now coming to the procedure, which is caldosynthesis. What is the caldosynthesis? Caldosynthesis is the transvaginal aspiration of peritoneal fluid from the cul-de-sac or pouch of Douglas, जिसको हम rectovaginal pouch भी बोलते हैं. Now coming to the indication of this procedure. Suspected ruptured ectopic pregnancy. Ruptured ectopic pregnancy cause internal bleeding and caldosynthesis can detect blood in the peritoneal cavity, aiding in diagnosis. Second, suspected pelvic inflammatory disease. The caldosynthesis can help identify the presence of pus or bacteria in the peritoneal cavity, confirm a PID diagnosis. Assessing abdominal or pelvic fluid. In case of unexplained abdominal pain or discomfort, this procedure can be used to assess for abdominal fluid accumulation in the peritoneal cavity. Another one is ruptured ovarian cyst. Caldosynthesis can detect fluid from a ruptured ovarian cyst, aiding in diagnosis. Other indications are rarely it may also be used in case of ovarian hyperstimulation syndrome with ascites or for drainage of pelvic abscesses. Situation when ultrasound is not readily available. If ultrasonography or laparoscopy is unavailable, caldosynthesis may be considered. Now coming to the steps of this procedure. The procedure is done under sedation. The patient is put in lithotomy position. Vagina and cervix is cleaned with betadine. Posterior vaginal speculum is inserted. An 18 bore spinal needle fitted with a syringe is inserted at a point 1 cm below the cervicovaginal junction in the posterior fornix. After inserting the needle to a depth of about 2 cm, suction is applied as the needle is withdrawn. If unclotted blood is obtained, the diagnosis of intraperitoneal bleeding is established. If no blood or fluid is obtained, the needle is withdrawn slowly while intermittent suction should be maintained. If the tap is found dry, another attempt is to be made. स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो हमने फ्लूइड एस्पायरेट किया है उससे कलर और उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस. अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, रप्चर्ड और अनरप्चर्ड, ब्लीडिंग कॉर्पस ल्यूटियम है या तो फिर इंट्रा एब्डोमिनल इंजरी है, तो पाउच ऑफ डगलास में से जो एस्पायरेटेड फ्लूइड होगा वो ब्राइट रेड ब्लड होगा. ट्यूबो ओवरियन एब्सेस है या तो फिर पेल्विक एब्सेस है, एपेंडिसाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस है, तो उसमें जो फ्लूइड है वो प्यूरुलेंट रहेगा. नॉर्मल पेरिटोनियल फ्लूइड या तो फिर रप्चर्ड और लार्ज ओवरियन सिस्ट का जो फ्लूइड है वो जनरली क्लियर और सीरस रहेगा. अगर एसाइटिस है, कार्सिनोमा है,
पीआईडी है या तो फिर ट्यूबरकुलोसिस है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पाउच ऑफ डगलास में से लार्जर अमाउंट में से क्लियर फ्लूइड मिलेगा। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो पाउच ऑफ डगलास है उसमें एक में फ्लूइड भरा हुआ है और दूसरे पिक्चर में पाउच ऑफ डगलास में ब्लड भरा हुआ है। Contraindication of this procedure, pelvic mass, because a pelvic mass such as tubo-ovarian abscess, ovarian cyst or endometrioma can be easily ruptured during caldosynthesis, leading to serious complications. Second one is retroverted uterus. अगर पेशेंट में retroverted uterus है और वो फिक्स और नॉन मोबाइल है, तो इस कंडीशन में जब हम नीडल पंक्चर करते हैं तो उस समय यूट्रस है वो पंक्चर हो सकता है। Another one is coagulopathies. Patients with bleeding disorder are at increased risk of excessive bleeding during the procedure. अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है तो उसमें भी ये प्रोसीजर जो है हम सेफली और इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। Another one is tubo-ovarian abscess. Rupturing a tubo-ovarian abscess during caldosynthesis can lead to peritonitis, which is a serious complication. Other pelvic mass such as ovarian mass or pelvic kidneys should also be considered as potential contraindications due to the risk of injury during the procedure. Now coming to the complications of this procedure, first one is infection. As with any procedure involving needle insertion, there is a risk of introducing bacteria and causing an infection. दूसरा जो है bleeding, अगर पेशेंट में क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो माइनर ब्लीडिंग जनरली पंक्चर साइट पर होता है, लेकिन अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर है तो सीरियस ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है। अनदर वन इज परफोरेशन. द नीडल कुड एक्सीडेंटली पंक्चर द वेजाइनल वॉल, यूट्रस, रेक्टम, इवन ब्लड वेसल्स, सिस्ट, ट्यूमर. एक्टोपिक प्रेगनेंसी एस्पायरेशन. द लास्ट वन इज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और कैंसर. अगर पेरिटोनियल फ्लूइड में कैंसरस सेल्स प्रेजेंट है या तो फिर इन्फेक्टेड सेल्स प्रेजेंट है तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है कैंसर सेल्स और इन्फेक्टेड सेल्स स्प्रेड होने की संभावना रह सकती है। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने के भी चांसेस हैं इस प्रोसीजर के। पेन और डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस है विच इज माइल्ड क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट। रेयर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रेक्टल सिरोजल हेमेटोमा है।